ठीक है। सो वन मेंबर कैन इंटरेक्ट विद ओनली द एडजेसेंट मेंबर। जैसे ये ए बी सी डी चार लोग हैं, ए बी सी डी। तो जो बी है वो बस ए और सी के साथ ही बात कर सकता है, जो सी है वो बस बी और डी के साथ ही बात कर सकता है। इस तरीके के नेटवर्क को हम कहते हैं चेन नेटवर्क। नेक्स्ट इज स्टार नेटवर्क, जिसे हम व्हील नेटवर्क भी कहते हैं। ये कंपनीज वगैरह में बहुत यूज होता है स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन में, या फिर और भी कई जगह पे यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक सेंट्रल पॉइंट है, यानी कि एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी सब लोग उसी से इंटरेक्ट करेंगे, उसी को रिपोर्ट देंगे, आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो स्पेशली जो कंपनीज वगैरह होती हैं उनमें एक टीम लीडर होता है, तो वो टीम लीडर ही सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और वो टीम लीडर जो जितने भी उसके टीम में मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो काम पूरा हो जाने के बाद उसी टीम लीडर को रिपोर्ट करेंगे। आपस में वो बातचीत नहीं करेंगे प्रोफेशनली। हाँ, आपस में अगर आप एक ऑफिस में बैठ रहे हो तो आप पर्सनल कुछ ना कुछ बातचीत करोगे, लेकिन प्रोफेशनली आपका एक दूसरे से कुछ भी काम नहीं है। आपको सारा का सारा काम टीम लीडर के थ्रू आएगा और आपको उसी को रिपोर्ट करना है। तो ये जो इस तरीके का इंटरेक्शन होता है, जिसमें कि एक सेंट्रल पॉइंट है और सारे के सारे बाकी पॉइंट उसी से कनेक्टेड हैं, उसे हम कहते हैं स्टार। ये एक तरीके का स्टार जैसी शेप बन रही है, तो इसे हम स्टार या फिर व्हील नेटवर्क कहते हैं कम्युनिकेशन का। एक और कौन सा नाम बताया? व्हील और स्टार। ये है ना, स्टार और व्हील। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क क्या होता है, चेन नेटवर्क की तरह ही है, लेकिन चेन क्या था, इस तरीके से चेन चल रही थी। अब अगर इसी को हम पहले वाले को लास्ट वाले से कनेक्ट कर दें तो वो बन जाता है सर्कल नेटवर्क। तो सर्कल नेटवर्क में सारे के सारे मेंबर्स एक चेन में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन वो चेन सर्कुलर चेन होती है। देखिए यहाँ पे ये चेन नेटवर्क है, अगर हम यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो ये चेन नेटवर्क सर्कुलर नेटवर्क बन जाएगा। तो बिल्कुल चेन नेटवर्क की तरह ही जो मेंबर्स हैं, दे कैन ओनली कम्युनिकेट विद देयर नेबर्स। आप और लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं चेन नेटवर्क, सॉरी सर्कल नेटवर्क। नेक्स्ट है ऑल चैनल नेटवर्क। तो ऑल चैनल नेटवर्क ज्यादातर हमारी फैमिलीज वगैरह में हर जगह यही हमें मिलता है, ऑल चैनल नेटवर्क। देखिए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो है इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। सिमिलरली ये जो आदमी है ये भी इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इस तरीके के कम्युनिकेशन नेटवर्क को बोलते हैं ऑल चैनल नेटवर्क, इन विच all the members can communicate freely and independently with each other। तो ये ज्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं एक कंपनी में या फिर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की बेस्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो हायरार्की बेस्ड कम्युनिकेशन मोस्टली कौन सा नेटवर्क होगा? सर्कल नेटवर्क होगा, ऑल चैनल होगा, चेन होगा, या फिर स्टार होगा? स्टार होगा। हायरार्की में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हायरार्की मतलब कोई एक इंडिविजुअल है, उसका बॉस, फिर वो उसका बॉस से बात करेगा, फिर वो हेड से बात करेगा, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? फॉर्मल फॉर्मल होगा। नेटवर्क कौन सा होगा? नेटवर्क के स्टार और व्हील तो बताए हैं ऑलरेडी एक बार। नहीं, स्टार और व्हील मैंने बताया था आपको, जिसमें एक टीम लीडर चेन है। होगा सर, चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क होगा। देखिए ये कोई इंडिविजुअल है, ये अपने बॉस से बात कर सकता है, वो अपने
कर सकता है, वो अपने बॉस से बात कर सकता है। तो मोस्टली जो हायरार्की में नेटवर्क चलता है उसे हम चेन नेटवर्क कहते हैं। मोस्टली ऐसा होगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो टीचर से इंटरेक्ट करेगा, प्रिंसिपल से इंटरेक्शन बहुत कम होगा। प्रिंसिपल के ऊपर फिर स्कूल का जो कमिश्नर है वो आ जाते हैं। स्कूल के अगर बहुत सारे स्कूल के कमिश्नर होते हैं, अगर स्कूल जो है वो सिंगल स्कूल नहीं है, एक अथॉरिटी का स्कूल है, तो उसके अंदर बहुत सारे स्कूल का के ऊपर एक कमिश्नर बैठे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जाके सीधे कमिश्नर से बात करेंगे या फिर प्रिंसिपल से बात करेंगे। स्टूडेंट का इंटरेक्शन टीचर से होगा, टीचर का इंटरेक्शन प्रिंसिपल से होगा, प्रिंसिपल का इंटरेक्शन जो ऊपर कमिश्नर वगैरह बैठे हुए हैं उनसे होगा। तो इसे हम कहते हैं चेन नेटवर्क। स्टार नेटवर्क कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक टीम लीडर है, बाकी सारे के सारे उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्रिंसिपल है और सारे के सारे टीचर हैं, तो बस वहां पे हमारा स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट दो तरह से और हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन है एसिंक्रोनस और दूसरा है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। देखो, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब जो कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आप बीच में ही अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ रहे हो, या फिर बीच में ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यूअस है, सतत है। और अगर ये संचार सतत ही रहता है तो इसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है या फिर हम फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कम्युनिकेशन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा, जिसे हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं। सर सुनने में कुछ मुझे गड़बड़ी हो गई। एसिंक्रोनस में जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है ना? नहीं नहीं, सिंक्रोनस में कंटिन्यूअस होगा। अभी मैं सिंक्रोनस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ जी, तो इसमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दो लोग सामने सामने बैठे होंगे, कॉल फोन पे बात कर रहे होंगे और लगातार कम्युनिकेशन होगा। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो कि टूट टूट के होता है, टुकड़ों में होता है। अगर कभी आपने ऑफिशियल मेल वगैरह किया है किसी को, तो आपको किसी कंपनी के हेड से बात करनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप फोन लोगे और कॉल उठा के लगा दोगे। आप फॉर्मल मेल करोगे कि माय नेम इज दिस दैट, आई वांट टू टॉक रिगार्डिंग दैट, एंड देन उसके बाद वो लोग आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं, कि हमने किसी को मेल भेज दिया, फिर वो 10 घंटे बाद उसका रिप्लाई कर रहा है, फिर वो 10 घंटे बाद उसका रिप्लाई कर रहा है। अभी एक कोई ऐसा मीडियम बताइए जिसमें सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों कम्युनिकेशन एक साथ होते हैं। ईमेल में भी कर सकते हैं। मैसेज में भी। हाँ, ईमेल में भी कर सकते हैं, पर ईमेल बहुत ज्यादा यूज नहीं करते लोग। तो जो भी आप मैसेज कर रहे हो, व्हाट्सएप, स्पेशली व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो अगर आप साथ ही साथ वहां पे चैट कर रहे हो तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अगर आप मैसेज कर रहे हो फिर आपको कल रिप्लाई मिल रहा है, तो ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो गया। तो ये दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। तो ये थे, अभी तक हमने कम्युनिकेशन के टाइप पढ़े, कम्युनिकेशन के वेरियस कुछ लाभ वगैरह भी दिखाया गया था उसमें भी। हाँ जी, हाँ, कुछ लाभ हाँ, वगैरह भी दिखा रहा है। लैग हो रहा है। बेनिफिट्स। ओके, ठीक है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बेनिफिट्स और डाउन साइड यूजेस, इनको पढ़ने की और स्पेशली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी के साथ सीधे सीधे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, तो उसके क्या बेनिफिट है, हमारी बात अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसका डाउन साइड क्या है कि
आपको बहुत ज्यादा वहां पे टाइम देना पड़ेगा। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आपकी लगातार बातचीत नहीं हो पाती, कंटिन्यूअस बातचीत नहीं हो पाती है, लेकिन इसके साथ ही वहां पे इसका डाउन साइड क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपने मेल भेजा, क्या पता कोई गलत इंटरप्रेट कर दे, क्योंकि तुरंत तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो ये इनके बेनिफिट्स और डाउन साइड है। ये एक तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं तो 3 ही होंगे। बस एक ही बेनिफिट है कि एक में लगातार बातचीत हो रही है, दूसरे का यह है कि उसमें लगातार बातचीत नहीं हो रही है, बाकी सारी की सारी चीजें उसी से निकली हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है अच्छे से कम्युनिकेट करना, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जाता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संचार को कौन कौन सी चीजें बाधित करती हैं, और कौन कौन से तरीकों से हम और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि देयर शुड बी क्लियरिटी ऑफ मैसेज अमंग द सेंडर एंड रिसीवर। जो आपका सेंडर और रिसीवर है उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए मैसेज में। अगर मैसेज क्लियर है, सेंडर क्लियर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर उसको बिल्कुल सही समझ रहा है, तो उसे हम कहेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये किससे प्रभावित होता है? प्रेजेंस ऑफ नॉइस। नॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट अभी पार्ट आने वाला है। नॉइस होती है कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो, बीच में आपको जो भी रुकावट आ रही है उसको हम नॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसे नॉइस का मतलब हल्ला होता है, लेकिन यहाँ पे नॉइस का मतलब बस हल्ला या फिर आवाजों से नहीं। यहाँ पे नॉइस का मतलब वो सारी चीजें जो बीच में एक रुकावट की तरह यूज हो रही हैं। जैसे आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कोई दोस्त आपसे बहुत दूर खड़ा है लेकिन बीच में बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, तो वो तो नॉइस है ही। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं और बीच में कुछ बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, तो वो भी हम यहाँ पे नॉइस कंसीडर करते हैं। या फिर आपने देखा होगा कभी आप टीवी डिश अगर किसी ने यूज पहले होते थे घर में, तो अगर किसी ने देखा हो तो डिश में कभी कभी सही से जो पिक्चर क्वालिटी है वो सही नहीं रहती थी, बीच में बहुत बार अजीब सा एनिमेशन आ जाता है। तो वो जो पिक्चर क्वालिटी खराब हो रही है और एक अजीब सा एनिमेशन आ रहा है, उसे भी हम नॉइस कहते हैं। तो नॉइस का मतलब वो जो एक्स्ट्रा चीजें मैसेज के साथ साथ आ जा रही हैं, वो सारा का सारा नॉइस है। इसके लिए आपको क्या करना है? मैसेज वेल प्लान्ड होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। सेंडर को ध्यान रखना है कि मैसेज का पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो और कंप्लीट हो, ताकि थोड़ी भी संभावना ना बचे मिसअंडरस्टैंडिंग की। इसके अलावा मैसेज आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और उसमें कोई फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना सिंपल और शॉर्ट रहेगा उतना ही जो एक्चुअल मैसेज है उसके ऊपर फोकस जाएगा, इधर उधर फोकस नहीं जाएगा। फीडबैक ऑफ द मैसेज शुड रीच द सेंडर विदाउट एनी डिले। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है कि फीडबैक तुरंत तुरंत सेंडर तक पहुंचता रहे। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे फीडबैक नहीं दे रहे हो कि आपको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फीडबैक जितनी जल्दी सेंडर तक पहुंचेगा, सेंडर उतनी ही जल्दी उसको रेक्टिफाई कर सकता है। इसके अलावा रिसीवर के साथ सेंडर की इम्पैथी होनी चाहिए। इम्पैथी का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहें तो इम्पैथी का मतलब होता है किसी की जगह पे रह के सोचना। तो जो सेंडर है उसको रिसीवर की जगह पे रह के सोचना पड़ेगा कि रिसीवर की क्या फीलिंग है, रिसीवर को कितना समझ में आ सकता है। इसके बेसिस पे सेंडर को मैसेज भेजना होता है। तो इसका मतलब होता है समानुभूति होता है। इम्पैथी मतलब समानुभूति। हाँ, समानुभूति। समान अनुभूति मतलब समान अनुभूति।
दोनों की तरफ जो कम्युनिकेशन हो रहा है, समान अनुभूति जब करेंगे तो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे और कम्युनिकेशन बेटर स्तर पे हो पाएगा। तो अभी देखिए, फीलिंग्स का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है इसमें। योगदान किसका है? समान अनुभूति। आपने सही बोला, समान अनुभूति का मतलब है कि आपको दूसरे की जगह पे खड़े होके सोचना है कि रिसीवर की क्या जरूरत है। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में फीलिंग्स वगैरह बहुत नहीं आती हैं। फीलिंग्स वगैरह ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए, स्पेशली जब एक टीचर पढ़ाता है तो टीचर के पास बहुत सारा नॉलेज है। स्पेशली अगर वो 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, 9th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा है, तो टीचर तो खुद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना नॉलेज ऐसे ही बांटने लगेगा कि मुझे इतना सारा नॉलेज है, मैं अपने हिसाब से 8th क्लास में इंटीग्रेशन और सेट थ्योरी ये सारी चीजें पढ़ा देता हूँ। नहीं, आपको रिसीवर के साथ एम्पैथी होनी चाहिए। जो आपने कहा समानुभूति की, वो किस लेवल पे है, उनको कितना समझ में आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेट करना है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि रिसीवर की कौन सी लैंग्वेज है, उसमें हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी वो समझेंगे। तो जो सेंडर है, जितना ज्यादा उसकी एम्पैथी होगी रिसीवर के साथ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एम्पैथी यहाँ पे बस फीलिंग से रिलेटेड नहीं है। एम्पैथी का मतलब रिसीवर से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन में इंक्लूड होती हैं, उन सब के बारे में सोच के आपको बोलना है, उतने अच्छे से जो हमारा रिसीवर है वो समझेगा। इसके अलावा जो सेंडर है, उसको मॉडिफाई करते रहना चाहिए मैसेज अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड नीड ऑफ ऑडियंस। अगर आपकी एम्पैथी है रिसीवर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इनको अभी इस लैंग्वेज में समझ में आएगा, या फिर अभी ये इस लेवल पे है। आप बहुत ज्यादा एडवांस नहीं बोल सकते, या फिर अगर बहुत ज्यादा एडवांस ऑडियंस बैठी हुई है आपके सामने, आप मैथ्स के टीचर हो और आपके सामने पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे बैठे हुए हैं और आप उनको जोड़ना घटाना सिखा रहे हो, तो उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको जो मैसेज है वो अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके उनके लेवल के अकॉर्डिंग अपना मैसेज बोलना होता है, ताकि वो सही से समझ जाए और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट है, जब भी आप वर्बल मैसेज बोल रहे हो, जो वर्बल मैसेज का मतलब शब्दों का आप यूज कर रहे हो, तो शब्दों के साथ साथ नॉन वर्बल चीजें जैसे कि जेस्चर्स, अपने हाथों की जो हाव भाव है, आपके जो चेहरे के हाव भाव है, उनका बहुत सही से यूज होना चाहिए। क्योंकि कल हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि बस 7% शब्दों का महत्व होता है, बाकी 38% उसमें बॉडी लैंग्वेज थी इम्पोर्टेंट, और 55% आपका 55% सर 50 वो बॉडी लैंग्वेज थी और 38% आपका वॉइस। हाँ, वॉइस 38% वॉइस और 55% बॉडी लैंग्वेज थी। तो इसीलिए जो बॉडी लैंग्वेज है, यानी कि जेस्चर्स वगैरह है, उनका यूज होना बहुत अच्छे से जरूरी है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन और 4 S ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। इसके ऊपर बहुत बार सवाल आया हुआ है। 7 C's क्या होता है, 4 S क्या होता है। तो 7 C's में आता है कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टसी एंड करेक्टनेस। तो पहले मैं ये 7 C's एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला इसमें है कंप्लीटनेस। आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी इनकम्प्लीट मैसेज आपको नहीं देना है। अगर आप इनकम्प्लीट मैसेज दोगे, अगर मैं 7C मैंने आपको बोला और बिना एक्सप्लेन किए मैं आगे की स्लाइड पे चला गया, तो आपको समझ नहीं आएगा। मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कंप्लीटनेस। नेक्स्ट है हमारा कंसाइजनेस। तो कंसाइजनेस का मतलब होता है मैसेज, अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, तो पहले भी मैंने बोला था शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो मैसेज है वो बहुत ज्यादा
छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, जितना आपका छोटा, जितने कम शब्दों में आप अपने मैसेज को रख सकते हो जिससे कि वो कंप्लीट भी रहे, उतने में आपको अपने मैसेज को रखना है। इसे हम कहते हैं कंसाइजनेस। तो पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है कंसाइजनेस, तीसरा है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब इससे पहले मैं एम्पैथी की बात कर रहा था कि रिसीवर से एम्पैथी होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको रिसीवर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के अपना मैसेज भेजना है। आप अगर क्लास ले रहे हो तो रिसीवर का मतलब आपके स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, स्टूडेंट को कितना समझ में आता है, उनको लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि आपको रिसीवर को कंसीडर करके अपना मैसेज रखना होता है। इसे हम कहते हैं कंसीडरेशन। नेक्स्ट है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी सबको ही क्लियर होगा। क्लैरिटी का मतलब आपका मैसेज स्पष्ट होना चाहिए। मैसेज में आपका मैसेज जो है वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब एकदम फैला हुआ मैसेज। आपके मैसेज में पूरी तरह से स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे क्लैरिटी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कंक्रीटनेस। तो कंक्रीटनेस हम बोलते हैं, इसको अगर मैं इंग्लिश में दूसरे शब्द इसके लिए बोलूं तो वो है एसेंस। और कंक्रीट मतलब मजबूती के साथ। नहीं नहीं, वो वाला कंक्रीट नहीं सर। कंक्रीट का मतलब होता है जैसे, हाँ, जैसे आपका मैसेज तो होता है, हिंदी में इसका मतलब हो गया सारभूत। सारभूत का मतलब ऐसा मतलब बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो हमें क्वेश्चन आता है कि इसका सार क्या है, इसकी समरी क्या है। निचोड़ निचोड़। हाँ, निचोड़, एग्जैक्टली निचोड़। तो जो मैसेज है वो उसमें पूरा निचोड़ होना चाहिए, वो सार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पोथी पुराण एक साथ बोल दिया और सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे कंसाइजनेस था ना, हाँ, कंसाइजनेस था, तो उसी से रिलेटेड है कंक्रीटनेस। लेकिन क्या प्रॉब्लम यहाँ पे एक और चीज क्या जुड़ गई कि जो मैसेज है वो पूरी तरह से सार गर्भित होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कंक्रीटनेस। कर्टसी, कट नेक्स्ट है कर्टसी। तो कर्टसी का मतलब है आपको, आप जो अपना कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारे सोशल रूल्स फॉलो करने हैं, बहुत सारे एथिकल रूल्स फॉलो करने हैं। एथिकल रूल्स फॉलो करने का मतलब नैतिकता के आधार पे और सामाजिक मूल्यों के आधार पे आपका जो मैसेज है वो सही होना चाहिए। आपको कैसे बात करनी है, अगर आप अपने पिताजी से बात कर रहे हो तो आपको कैसे बात करनी है, भाई से बात कर रहे हो तो कैसे बात करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपके मैसेज में होनी चाहिए। यानी कि बात करने का तरीका और नैतिकता कैसी होनी चाहिए, वो सारी कर्टसी में आती है। करेक्टनेस, करेक्टनेस का मतलब है कि आपका मैसेज सही होना चाहिए। जितनी आपकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से आपको अपने सामने वाले को सही मैसेज देना है, गलत मैसेज नहीं देना है। वो आ जाता है करेक्टनेस में। इसी में 4S ऑफ कम्युनिकेशन भी आते हैं। तो ये जो है 7C 4S, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। किसी ने 7 चीजें बताई, किसी ने 4 चीजें बताई। तो उसमें 4S में आता है सबसे पहले सिंप्लिसिटी। मैसेज आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, आपको बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए अपने मैसेज में। चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हो या फिर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप सरल शब्दों का यूज करोगे। जितना आप सरल रखोगे अपने मैसेज को, उतना ही रिसीवर के समझने की संभावना ज्यादा है। शॉर्टनेस, शॉर्टनेस में पहले आपको बताया मैंने कंसाइजनेस, मैसेज एकदम कंसाइज होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और कंक्रीट होना चाहिए, यानी कि पूरा निचोड़ होना चाहिए मैसेज में। तो वो शॉर्टनेस में आ जाता है। स्ट्रेंथ,
आपके मैसेज में कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि स्पेशली ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है कि मैसेज में कुछ ना कुछ आपका जोर होना चाहिए, मैसेज में कोई ना कोई तत्व वाली बात होनी चाहिए। ऐसे आपको जैसे यहाँ पे है ना, स्पेशली ये कंसाइजनेस फिर से आ गया कि आपका जो मैसेज है, आपने अ, 2 पेज का मैसेज लिखा लेकिन उसमें काम की बस 2 लाइन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैसेज आपका पूरा का पूरा काम का ही मैसेज होना चाहिए। तो वो यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है, जैसे यहाँ पे करेक्टनेस और कर्टसी को आप रिलेट कर सकते हो कि नैतिकता के आधार पे आपको मैसेज सही से डिलीवर करना है और मैसेज को सही रखना है। तो ये सिंसियरिटी का मतलब हो गया। तो ये 7C और 4S ऑफ कम्युनिकेशन है। इसे आप याद कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजों के लिए बोला कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है या फिर रटने की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे ये 7 और 4 11, इनको अगर आप हो सके तो इनको याद कर लो, क्योंकि रिपीट होते हैं बहुत बार। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। तो ये सारी वही चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं। इनमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिपीट करूंगा। जैसे कंक्रीटनेस का मतलब अवॉइड वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है, लिख लीजिए, वर्बोसिटी का मतलब होता है अननेसेसरी वर्ड्स का यूज करना मैसेज में, या फिर अपने मैसेज में अगर आप फालतू की बातें इंक्लूड कर रहे हो तो उसे कहते हैं वर्बोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, काम की 2 लाइन है लेकिन आपने उसके पीछे 2 पेज लिखते, तो दैट इज ऑल्सो नॉट फाइन। तो आपका मैसेज सार गर्भित होना चाहिए, निचोड़ होना चाहिए, उसमें वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, करेक्टनेस में कुछ चीजें और आ रही हैं। करेक्टनेस में मैंने आपको बताया कि जो भी आप मैसेज दे रहे हो सही होना चाहिए। इसके साथ ही उसकी लैंग्वेज भी पूरा सही होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमारा प्रोनाउंसिएशन भी हमें जितना हो सकता है, हम लाइक हमसे जितना हो सकता है उतना हम अपना प्रोनाउंसिएशन सही रखें। हमारा जो मैसेज है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा करेक्टनेस में आपका आ जाता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावपूर्ण संचार में मैंने आपको बताया था कुछ बाधाएं होती हैं जिन्हें हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में वो सभी चीजें आ जाती हैं जो कि मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने में, किसी मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर जो मैसेज है वो वैसा नहीं पहुंचता जैसा सेंडर भेजना चाहता था। तो बहुत सारे बैरियर हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आते हैं, फिर फिजिकल बैरियर है, फिर साइकोलॉजिकल बैरियर है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में आपका कौन कौन से बैरियर सर आते हैं? एक प्रीवियस स्लाइड सर, कौन कौन सा बैरियर्स? हाँ इनके एक बारे सेकंड, में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ 1 मिनट सर। हाँ थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में कौन कौन से बैरियर आपके यहाँ पे आते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय है या फिर आप किसी एमएनसी वगैरह में जॉब कर रहे हो, जहाँ पे भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एनजीओ। आप में से किसी का माइक खुला हुआ है, उसे बंद कर लीजिए प्लीज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स वगैरह हैं, या फिर बहुत सारी चीजों की वजह से कम्युनिकेशन सही नहीं हो पाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कहते हैं। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती है? सबसे पहले आ जाता है रूल्स और पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन में बात करने के बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं कि आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करके बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप खुल के बात नहीं कर सकते अगर आपको अपने सीनियर से बात करनी है, या फिर आप
खुल के बात नहीं कर सकते अगर आपको जो हेड है उससे बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। कई बार तो सामने सामने बात आप कर ही नहीं सकते, आपको मेल लिखना होता है। इसकी वजह से आप अपना मैसेज सही से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं ये एक बैरियर की तरह भी वर्क करती हैं। तो ये एक बैरियर हो गया। नेक्स्ट है हायरार्किकल प्रॉब्लम। हायरार्किकल प्रॉब्लम मतलब अभी तक जो हमने हायरार्की देखी थी कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ऊपर टीचर रहेंगे, टीचर के ऊपर प्रिंसिपल रहेंगे, प्रिंसिपल के ऊपर कमिश्नर वगैरह। अगर बहुत सारे स्कूल हैं सेम अथॉरिटी के तो वही कमिश्नर वगैरह वो लोग बनाते हैं। तो ये जो कमिश्नर है, अगर टीचर स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये जो स्टूडेंट है ये कमिश्नर तक अपनी जो बात है वो सही से नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हायरार्की की वजह से उनके पास वो मौका ही नहीं है अपनी बात ऊपर की अथॉरिटी तक पहुंचाने के लिए। देखिए ये आपके स्टूडेंट हैं, उसके बाद ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल के ऊपर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कोई कमिश्नर है स्कूल का, जो बहुत सारे इसको देख रहा है। अब स्टूडेंट्स को हायरार्की की वजह से जहां तक मैसेज पहुंचना चाहिए वहां तक मैसेज हो सकता है डिस्टॉर्ट हो जाए। जैसे स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां हैं तो वो टीचर से अपनी परेशानियां शेयर कर रहे हैं कि हमें पढ़ने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। अब टीचर उस मैसेज को प्रिंसिपल को फॉरवर्ड करते समय थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत परेशानियां हैं लेकिन बाकी उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। प्रिंसिपल इसको और डिसॉल्व कर सकता है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन एक दो इनको परेशानियां भी हैं। तो वो जो मैसेज था वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया। इसको हमने क्या पढ़ा था, कल परसों की क्लास में डिस्कस किया था, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी से दूसरे तीसरे तीसरे से चौथे में जब कम्युनिकेशन हो रहा है इसका मतलब धीरे धीरे बदल रहा है, वो अफवाह में चेंज हो रही है, तो इसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हायरार्की की वजह से ये हो सकता है। नेक्स्ट है ये ग्रेप वाइन जो होता है वो इनफॉर्मल में आता है ना? हाँ इनफॉर्मल में आता है लेकिन फॉर्मल में भी वो हो सकता है। ग्रेप वाइन कोई कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है, ग्रेप वाइन बस एक फिनोमिना है, एक घटना है जो हो रही। तो ये घटना इनफॉर्मल में ज्यादा होती है। इनफॉर्मल में अगर कोई अफवाह फैल रही है, एक आदमी दूसरे से बोल रहा है, दूसरा तीसरे से बोल रहा है, तो वो इनफॉर्मल में बहुत ज्यादा कॉमन है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है इनफॉर्मल में तो है ही, लेकिन फॉर्मल में भी बहुत बार हो सकता है। अगर हायरार्की में सीनियर जूनियर सीनियर से बोल रहा है, सीनियर उसके सीनियर से बोल रहा है, वो उसके सीनियर से बोल रहा है, तो मैसेज चेंज हो सकता है, तो वहां पे भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से भी कई बार गैप आ सकता है लोगों के बीच में। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, एक एचओडी है, उसके अंदर में बहुत सारे टीचर्स हैं, फिर दूसरा डिपार्टमेंट है। अब वो जो दो डिपार्टमेंट हैं अगर उन दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो इसकी वजह से एक टीचर को दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से कुछ बात करनी है तो वहां पे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब का मतलब यह है कि एक जो कंपनी है उसमें ज्यादातर एक स्पेशलाइजेशन के बहुत सारे लोग नहीं होते। मान लो आप फिजिक्स के टीचर हो तो वहां पे दूसरे फिजिक्स के टीचर नहीं होंगे, फिर केमिस्ट्री के होंगे, बायो के होंगे, तो बहुत सारे एक अलग अलग बैकग्राउंड के लोग अगर कहीं पे आ रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग अलग बैकग्राउंड होने की वजह से भी वो कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। बहुत बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एम्प्लॉयज को सही से फैसिलिटीज नहीं देते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने मन में ही बात को रख लेते हैं, चीजों को हाइड करने लगते हैं, तो ये भी एक बैरियर की तरह वर्क करता है।
नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक। ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक का मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही होती है, जैसे कि किसी को प्रमोशन मिला, किसी को नहीं मिला, या फिर कंपनी अभी स्टेबल नहीं चल रही है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। तो इन सब के बीच में जो एम्प्लॉयज हैं या फिर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इन सब के बीच में वो फ्री फील नहीं करते अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो भी एक रीजन बन सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा का। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है बैरियर में, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ गए। तो अभी आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक मतलब डायनामिक मतलब बस वही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक में अलग अलग प्रकार के लोग भी आ जाएंगे, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आ जाएगा क्या, जितनी पॉलिटिक्स वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें चलती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो रह जाता है। मतलब कम्युनिकेशन रह जाता है, गैप हो जाता है। हाँ, यानी कि फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते एम्प्लॉयज। ओके सर। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। एक और चीज है, दो गूगल फॉर्म है रिसर्च से रिलेटेड। ये जो गूगल फॉर्म है ये आपके नेट से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक दूसरी रिसर्च से रिलेटेड है। तो मैं ये गूगल फॉर्म आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इनको भर सकते हैं। दो गूगल फॉर्म है। ओके, दोनों गूगल फॉर्म के लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में भेज दिए हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ये एक गूगल फॉर्म है प्रकृति से रिलेटेड। प्रकृति मीन्स जो आपका सात्विक राजसिक तामसिक प्रकृति होती है, और दूसरा जस्ट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन एयर है। और ये एक स्टडी है, साइकोलॉजिकल स्टडी है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसे फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.